Class we were discussing about unemployment. In today's class we are going to understand that what is the meaning of poverty, why poverty raises, what are the various steps which is taken by government, यानी गवर्नमेंट के द्वारा कौन से स्टेप्स लिए गए हैं पोवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, ये सारे के सारी चीज़ों को हम आज कंप्लीट करेंगे. सो पोवर्टी की अगर मैं बात करूँ तो पोवर्टी इज़ वन ऑफ द एविल इन द सोसाइटी के लिए बहुत ही हार्मफुल है. पोवर्टी क्यों रेज होता है, व्हाट इज़ द रीजन. सो पोवर्टी इज़ वन ऑफ द, बोल सकते एक सोशल इशू है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ आपका सोशियो इकोनॉमिक, जिसको हम सामाजिक आर्थिक स्थिति जो हम बोलते हैं. सोशियो इकोनॉमिक जो है वो हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए, हमारे नेशनल इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और एम्प्लॉयमेंट या जॉब, फिर आपका रिडक्शन, इरेडिक्शन ऑफ पोवर्टी, ये सारी चीज़ें हम सोशियो इकोनॉमिक मेजर्स में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है कि पोवर्टी होता क्या है और ये क्यों रेज हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. बिकॉज ऑफ द पैंडमिक की वजह से आपके जो केसेस हैं पोवर्टी के वो बहुत ही एक्सेसिव इंक्रीज़ हो गए हैं ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में. लेकिन फिर भी हम देखते हैं इसको पोवर्टी को. तो पोवर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर किसी पर्सन का $2 से, या अगर हम डॉलर के हिसाब से देखें, $2 पर डे से कम उसकी इनकम है, तो बेसिकली वो पर्सन पोवर्टी में आएगा, बेसिकली वो गरीब में आएगा. ठीक है, बिलो पोवर्टी लाइन आएगा. अभी अगर हम बात करें तो लगभग बिकॉज ऑफ दिस कोविड लगभग 60 मिलियन केसेस जहाँ थे वहाँ अब 134 केसेस हैं, यानी मोर दैन डबल जो है सिचुएशन वर्स हो गया. मोर दैन डबल आपके पोवर्टी, नंबर ऑफ पीपल जो है वो पोवर्टी लाइन में या फिर बीपीएल बिलो पोवर्टी लाइन में आ चुके हैं. और अराउंड ये पैंडमिक के बाद ये सिचुएशन हुआ है. और ये जितना अभी रेशियो है, जितना लोग हैं, वो पहले 45 ईयर्स पहले उतने लोग पोवर्टी में आते थे, मतलब बिलो पोवर्टी लाइन में आते थे. अभी लगभग वही लास्ट 45 ईयर वाला सिनेरियो या सिचुएशन आ चुका है, रेज हो चुका है. ठीक है, अब इसके रीजंस क्या है, पोवर्टी क्यों है, क्यों गरीबी है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. तो फर्स्ट रीज़न है रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा, नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे. अगर हम बात करें तो लगभग हर साल लगभग 2.2% पर ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता है. लगभग 2.2% का मतलब है लगभग 17 करोड़ लोग हर साल हमारे पॉपुलेशन में ऐड ऑन होते हैं. ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा तो कंजप्शन ज़्यादा होगा, नेचुरल रिसोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी. ठीक है, कंपटीशन ज़्यादा इंक्रीज़ होगा. तो जितने ज़्यादा इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन, द नंबर ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंग डे बाय डे इन आवर कंट्री, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट आवर डिमांड फॉर द कंजप्शन इज़ इंक्रीजिंग. तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है आपके पोवर्टी का. सेकेंड वन इज़ द लो प्रोडक्टिविटी एंड एग्रीकल्चर. नो डाउट इन 1965 द ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री, बट स्टिल द सिचुएशन इज़ नॉट एज सच पार. ठीक है, मेजर रीज़न पोवर्टी का है लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर. इसका भी बहुत सारा रीज़न है. पहली बात, लैंड होल्डिंग, सब डिवाइडेड और फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, यानी लैंड को एक्सेसिव डिवाइड किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. द प्रॉपर्टी है उनके बच्चों को, चिल्ड्रन को चले जाते हैं, एंड दैट वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट. वन रीज़न फ्रैगमेंटेशन इज़ वन ऑफ द रीज़न. Second one is a lack of capital. They don't have knowledge about the agriculture. No doubt गवर्नमेंट इसके लिए भी बहुत सारी इनिशिएटिव ले रही है. यहाँ तक कि बहुत सारे चैनल्स भी आ रहे हैं जहाँ पर आपके वेदर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें आती हैं. बट स्टिल ये कितने लोगों तक पहुँच रही है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. सो लैक ऑफ कैपिटल, इलिटरेसी, ये बोल सकते हैं इलिटरेसी, सब डिवाइडेड ऑफ लैंड होल्डिंग, फ्रैगमेंटेड लैंड. ठीक है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन इन फार्मिंग. तो दीज आर द रीज़न. ट्रेडिशनल टेक्निक पे आज भी बहुत सारे लोग जो हैं, आज भी रूरल एरियाज़ में दे आर डिपेंडेंट ऑन द ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ द एग्रीकल्चर. सो और फिर लैक ऑफ वाटर, वेस्टेज और लैक ऑफ स्टोरेज, दीज ऑल आर द रीजन्स फॉर द लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर. और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अगर होता भी है, प्रोड्यूस भी होता है, तो उसको स्टोर करने की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है. तो ये भी एक रीज़न है आपके पोवर्टी का, गरीबी का. उसके अलावा अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्स. अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्स का मतलब ये है कि, एक मिनट,
अंडर यूटिलाइज रिसोर्स, देयर इज अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है कंट्री में। फार्मिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा है डिसग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी की वजह से लो एग्रीकल्चरल आउटपुट भी है, मतलब एग्रीकल्चर तो ज़्यादा हो नहीं रहा प्रोडक्शन, लेकिन उसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी डिक्लाइन हो रही है, और रिसोर्सेज को यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी नहीं है कंट्री में। तो ये भी एक रीज़न है आपका अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज पॉवर्टी का। उसके बाद लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट, ठीक है, डिमांड ऑफ दूज गुड्स एंड सर्विसेज, इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है सप्लाई एंड डिमांड के बीच में। सो ये भी एक रीज़न है इसका। उसके अलावा प्राइस राइज, इन्फ्लेशन वाला सिचुएशन जो हमेशा कंट्री में आता रहता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं महंगाई बढ़ जाना, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है पॉवर्टी का। अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास जॉब नहीं है, जब अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं है तो डेफिनेटली पॉवर्टी तो इंक्रीज होगी, गरीबी तो बढ़ेगी, बिकॉज दे डोंट हैव बेसिक नीड, दे कैन नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स इवन। सो और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हमारे कंट्री में, दे आर जॉब सीकर्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मैंने पहले ही बताया सिचुएशन क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली अ सिचुएशन वेयर द पीपल आर विलिंग टू गेट द जॉब बट दे आर नॉट एबल टू गेट द जॉब, मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि जॉब मिले लेकिन मिल नहीं रहा है। आप एजुकेटेड हैं, आपका क्वालिफिकेशन ठीक है, स्टिल यू आर नॉट एबल टू गेट जॉब, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। स्टूडेंट्स आर नॉट कंसिडर अंडर अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जॉब सीकर्स हैं हमारे कंट्री में। और कोविड के टाइम पे मैंने पहले ही बताया था लगभग 6.85% के अराउंड पहले हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो था, और अभी जो आपका रेशियो है इट्स अराउंड 10%। इवन जुलाई में लगभग 8.95% के अराउंड आपका ये रेशियो था, ये परसेंटेज था अनएम्प्लॉयमेंट का। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ वन ऑफ द रीज़न फॉर दैट। उसके अलावा शॉर्टेज ऑफ कैपिटल की कमी होना, फिर अपने बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी, मतलब एज सच जो हमारा पॉपुलेशन है दे आर नॉट वेरी मच इनकरेज्ड, बिकॉज आपको भी पता है कि 80% जो एंटरप्रेन्योर के द्वारा स्टार्ट किया गया बिजनेस होता है वो डिक्लाइन हो जाता है, और ऊपर से जो भी कोविड के टाइम पे स्टार्ट हुआ था रेस्टोरेंट्स, न्यू बिजनेसेस, वो लगभग सब डिक्लाइन वाले ही स्टेज पर हैं। सो कहीं ना कहीं कैपिटल की कमी और करेज, एक अपना बिजनेस शुरू करने का करेज, ये भी इंडिया में इस चीज़ की भी कमी है, तो ये भी एक पॉवर्टी का रीज़न है। उसके अलावा सोशल फैक्टर्स बहुत सारे हैं, जैसे आपके बहुत सारे कास्ट सिस्टम हो गया, सर्टेन ट्रेडिशंस हो गया, ठीक है। द पीपल आर स्टिल गिविंग प्रायोरिटी टू ऑल दूज थिंग्स विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर देयर लाइवलीहुड। सो बेसिकली हम कह सकते हैं सम सोशल फैक्टर्स, सम कल्चरल फैक्टर्स which is not as such important for the poor people but still they are following it, right? So traditions, some tradition, caste system, some cultural factors जिनको उन्होंने सोशल लेवल की तरह उसको रिप्रेजेंट किया है, वो सारे भी एक रीज़न है पॉवर्टी का। उसके अलावा पॉलिटिकल फैक्टर का, हमारे कंट्री में ऑलरेडी 200 साल के अराउंड ब्रिटिशर्स ने राज किया, उसके बाद जो पॉलिटिकल सिनेरियो, डेमोक्रेसी तो आ गया लेकिन स्टिल द पॉलिटिकल सिनेरियो अच्छा नहीं रहा, ठीक है। सो लैक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड द डिफरेंस इन द स्टेप्स विच इज़ टेकन बाय डिफरेंट गवर्नमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल कांग्रेस जब आया उन्होंने अलग स्टेप लिया गरीबी को हटाने के लिए, बीजेपी ने अपना स्टेप लिया, तो लाइक वी कैन से दैट द डिफरेंट स्टेप्स एंड द डिफरेंट वे में उसको टैकल करना, दिस इज़ अ वन ऑफ द रीज़न फॉर द इंक्रीजिंग द पॉवर्टी, ठीक है। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स ये भी एक रीज़न है। तो ये जितने भी फैक्टर्स मैंने बताए हैं ये सारे के सारे आपके फैक्टर्स हैं जो पॉवर्टी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। दीज आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। किसी को पॉइंट्स लिखना है तो बताओ, पॉइंट्स लिखवा दूंगी सारे। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, राइट। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन, रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन, फर्स्ट पॉइंट। Second point, low productivity in agriculture, low productivity in agriculture, low productivity in agriculture. Third point, underutilized resources, especially human resources, underutilized resources, especially human resources, underutilized resources, especially human resources. नेक्स्ट वन लिखिए,
लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस राइज, प्राइस राइज, प्राइस राइज। नेक्स्ट पॉइंट, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड एबल एंटरप्रेन्योरशिप, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड एबल एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट पॉइंट, social factors, social factors. Next point, political factors. So these all are the reasons for increasing the poverty. ठीक है, ये सारे रीज़न है पोवर्टी को इंक्रीज करने का। अब पोवर्टी होता क्या है? इट इज़ एन इकोनॉमिक स्टेट है जहाँ पर वेयर द पीपल आर एक्सपीरियंसिंग द स्कैरसिटी ऑफ द बेसिक नीड, यानी बेसिक नीड्स की कमी होना, लैक ऑफ सर्टेन कॉमोडिटीज़ लाइक मनी, लाइक फूड, मतलब जो बेसिक चीज़ें जो होती हैं उसकी बेसिकली कमी होना, डैट इज़ पोवर्टी। ठीक है, अब पोवर्टी जो है डैट इज़ बेसिकली अ फ्रेंच वर्ड डैट इज़ कम बाय द वर्ड फूड, फूड से रिलेटेड है, मतलब सॉरी पुअर, पुअर से रिलेटेड, मतलब पोवर्टे, POVERT, पोवर्टे से आया है पोवर्टी, ये फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, अगर हम देखें बेसिकली टाइप्स ऑफ पोवर्टी, तो बहुत तरीके की पोवर्टी होती है, उसके बारे में अब देखते हैं। कॉज ऑफ पोवर्टी तो क्लियर हो गया सबको, एवरीवन, कॉज ऑफ पोवर्टी क्लियर है सबको, मीनिंग ऑफ पोवर्टी क्लियर है एवरीवन, मीनिंग ऑफ पोवर्टी एंड कॉज ऑफ पोवर्टी क्लियर है, क्लियर है सबको? चलिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोवर्टी, यानी गरीबी कितने तरीके की होती है, टाइप्स ऑफ पोवर्टी, ध्यान से सुनिएगा। टाइप्स ऑफ पोवर्टी में सबसे पहला है एब्सोल्यूट पोवर्टी। तो एब्सोल्यूट पोवर्टी क्या है, ये सब चीज़ों को थोड़ा बहुत लिख लो बेटा, पहले ही बता दूं मैं तुम लोगों को। सो फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट पोवर्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट पोवर्टी, यानी यहाँ पर इसका मतलब है एक्सट्रीम पोवर्टी और एब्जेक्ट पोवर्टी, यानी कि जो पोवर्टी एक्सट्रीम लेवल पे हो। अब यहाँ पर क्या चीज़ें होंगी पोवर्टी में, इट इन्वॉल्व्स द स्कैरसिटी ऑफ बेसिक फूड, यहाँ पर फूड बेसिक जो खाना होगा वो भी नहीं होगा, क्लीन वाटर नहीं होगा, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होगा, शेल्टर नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा और इंफॉर्मेशन नहीं होगा। जो लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हैं, दूज पीपल हु आर इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, जिनके पास ना खाना है, जिनके पास ना घर है, ना जिनके पास ना शेल्टर है, एजुकेशन है, ना ही इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये जो लोग होंगे, दूज हु बिलोंग टू द एब्सोल्यूट पॉवर्टी टेंड टू स्ट्रगल टू लीव, यानी जिंदगी जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए भी इन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। दे आर कम अंडर द एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, एंड यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की, मतलब यहाँ पर कैसी लाइफ होती है, स्ट्रगल वाली, सरवाइव करने के लिए, एंड एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ चाइल्ड डेथ, यानी बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्रिवेंटेबल डिजीज़ लाइक मलेरिया, क्लोरा, वाटर कंटामिनेशन से रिलेटेड जो डिजीज़ होती है, उन सब की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो लोगों को जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में है। ठीक है, 1990 में एक आया था डॉलर अ डे नाम से एक कोई ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक कैंपेन था, पॉवर्टी लाइन इसी से मेज़र हुआ, और 2015, मतलब ये बेसिकली एक तरीका है एब्सोल्यूट पॉवर्टी को नापने का, मेज़र करने का एक तरीका। ठीक है, सो इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है इसको फिर से बताती हूँ। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज एक्सट्रीम और एब्जेक्ट पॉवर्टी वेयर द पर्सन इज बेसिकली स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइविंग, दे डोंट हैव बेसिक फूड, क्लीन वाटर, health facilities, education facilities and information facilities, and so many people, so many children are died because of preventable disease like malaria, cholera, water contamination disease से बहुत लोगों की डेथ होती है ऐसे पॉवर्टी में। यहाँ तक बात सबको क्लियर हुआ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। नेक्स्ट वन इज रिलेटिव पॉवर्टी। अब व्हाट इज रिलेटिव पॉवर्टी, तो रिलेटिव पॉवर्टी इसको डिफाइन किया जाता है, जैसे वहाँ तो बेसिक नीड ही नहीं था ना,
यहाँ पर सोशल स्टैंडर्ड के हिसाब से इस पॉवर्टी को डिफाइन किया गया है। इसका मतलब क्या है कि इट इज़ डिफाइंड फ्रॉम द सोशल पर्सपेक्टिव, यानी समाज के द्वारा देखा गया नज़रिए के द्वारा इसको बताया जाता है रिलेटिव पॉवर्टी को। दैट इज लिविंग स्टैंडर्ड कंपेयर टू द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन सराउंडिंग, यानी कि इसको देखा जाता है रिलेटिव, मतलब जहां आप रह रहे हैं, जिस समाज में आप रह रहे हैं, उस समाज में आपका क्या स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से रिलेटिव पॉवर्टी को बताया गया है। ठीक है, इसको मेज़र किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। मान लो एक लोकेलिटी है जहाँ पर 5 फैमिलीज रह रही हैं और 4 लोग जो हैं वो रिच हैं और 1 लोग पुअर है, बिकॉज उसका इनकम उन 4 फैमिली की तरह नहीं है, तो डैट कम्स अंडर द रिलेटिव पॉवर्टी, यानी कि जो सराउंडिंग में लोग रह रहे हैं उनसे कंपेयर करते हुए अगर आपका इनकम लो है तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड लो है, तो उसको कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। समझ आया यहाँ तक कि आपका इनकम कम है, मतलब आपका इनकम बाकी लोगों से जब कम है, ठीक है, बाकी आसपास के जो सराउंडिंग है उनसे बहुत ज़्यादा आपका कम है, ठीक है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड एज सच अच्छा नहीं है, बहुत नॉर्मल सी आप लाइफ जी रहे हो। उस क्रिसमस का दिन आया और बाकी सब लोगों ने, फैमिली ने क्रिसमस ट्री खरीदा और क्रिसमस सेलिब्रेट किया, बट योर फैमिली डोंट हैव इनफ अमाउंट दैट यू आर एबल टू बाय द क्रिसमस ट्री, so that is known as the relative poverty. It is a term only, but basic जो poverty होता है उसको हम absolute poverty ही मानते हैं, जहाँ पर बेसिक नीड नहीं हो, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन भी हम उन्हीं को मानते हैं। लेकिन पॉवर्टी के भी अलग अलग डेफिनेशंस हैं, टर्म्स हैं, उसी के लिए लिया गया है रिलेटिव पॉवर्टी। सो हेंस इट इज मेजर्स ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, जब आपका इनकम सिमिलर नहीं होता सराउंडिंग के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, वही जो मैंने आप लोगों को बताया, अ फैमिली कैन बी कंसिडर्ड पुअर, उस फैमिली को हम पुअर बोलेंगे इफ इट कैन नॉट अफोर्ड द वेकेशन, यानी कि वो वेकेशन नहीं जा सकता, घूमने फिरने नहीं जा सकता, कैन नॉट बाय प्रेजेंट फॉर द चिल्ड्रन एट क्रिसमस, क्रिसमस में बच्चों के लिए तोहफा गिफ्ट नहीं खरीद सकता, और कैन नॉट एबल टू सेंड इट्स यंग और चिल्ड्रन टू द यूनिवर्सिटी, यानी अच्छे कॉलेज स्कूल में उसको नहीं पढ़ा सकता। तो ऐसे रिलेटिव पॉवर्टी जो है ना उसको बहुत ही कम है। दीज रिलेटिव पॉवर्टी इज वेरी लेस इन नंबर एंड रिलेटिव पॉवर्टी इज मेजर्ड एज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन दैट एरिया एंड कंपैरिजन विद द इनकम, कि उस एरिया में कितने लोगों का कितना इनकम है, उस हिसाब से वो पर्टिकुलर फैमिली गरीब है, उसको कहेंगे हम रिलेटिव पॉवर्टी, where we are basically measuring it on the basis of population living in at that surrounding and how much they are earning, ठीक है, या difference in the income। क्लियर हो गई बात? रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है एवरीवन? रिलेटिव पॉवर्टी सबको क्लियर है? नेक्स्ट वन इज सिचुएशनल पॉवर्टी, सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है। एब्सोल्यूट, एब्जेक्ट और एक्सट्रीम पॉवर्टी सबको क्लियर है? थर्ड टाइप में आइए, सिचुएशनल पॉवर्टी। सिचुएशनल पॉवर्टी क्या होता है? तो सिचुएशनल पॉवर्टी एक ऐसा पॉवर्टी है जो टेम्पररी बेसिस पे होता है। जैसे कि अभी हम कोविड के टाइम पे ऐसे बहुत सारे लोग थे जो यूपीएल में थे, यानी अबव या एबीएल कहते हैं, अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो वैसे लोग भी जो थे वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए थे। तो सिचुएशनल पॉवर्टी ऐसा टाइम आएगा, ऐसा सिचुएशन आएगा जब आप गरीब बन जाएंगे, पॉवर्टी में आप आएंगे, ठीक है। सो सिचुएशनल पॉवर्टी इट इज अ टेम्पररी टाइप ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन द ऑकरेंस ऑफ एडवर्स इवेंट, यानी कुछ ऐसा सिचुएशन आए, जैसे मान लीजिए एकदम से इन्फ्लेशन आ गया, मंदी आ गया, एकदम से कोई बड़ा डिजीज जैसे कोविड आ गया, ऐसा कुछ इवेंट हुआ जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली यू शिफ्टेड टुवर्ड द पुअर और पॉवर्टी, ठीक है। जैसे कोई इन्वायरमेंटल डिजास्टर आ गया या कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, जॉब लॉस हो गया, सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, जैसे किसी के घर में सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, मेजर ऑफ अमाउंट जो है वो पर्सन का चला गया उसके इलाज में, तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि सिचुएशनल पॉवर्टी हो जाएगा, यानी एट दैट टाइम यू विल कंसिडर अंडर एज अ अंडर पॉवर्टी,
तो इसको कहते हैं सिचुएशनल पोवर्टी और टेम्पररी पोवर्टी। और ऐसा भी नहीं कि आप पूरी ज़िंदगी भर उसी टाइप की पोवर्टी में रहेंगे, नो, इट माइट बी पॉसिबल आफ्टर सम टाइम योर सिचुएशन विल बिकम ओके। तो इसको कहते हैं सिचुएशनल पोवर्टी। जैसे अभी कोविड आया, बहुत लोगों की जॉब चली गई है ना, बहुत लोग माइग्रेट करने लगे, तो इन लोगों के साथ क्या हुआ, यही हुआ, दे बिकम द सिचुएशनल पोवर्टी के ट्रैप में वो फंस गए। क्लियर हो गई बात सबको? एवरीवन, सिचुएशनल पोवर्टी क्या होता है? यस मैम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज जेनरेशनल पोवर्टी। जेनरेशनल पोवर्टी, एज इट्स नेम इज सजेस्टिंग कि जेनरेशन इज देयर। तो जेनरेशनल पोवर्टी क्या होता है कि एक इंडिविजुअल फैमिली या नॉर्मल जो फैमिली है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो पोवर्टी जाता जाए या फिर वो पास ऑन होता जाए, ठीक है। दिस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एज देयर इज अ नो escape बिकॉज ऑफ द पीपल आर ट्रैप्ड इन इट्स कॉज एंड अनेबल टू एक्सेस द टूल्स रिक्वायर्ड टू गेट आउट ऑफ इट। यानी कि यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कि किसी के दादा दादी गरीब थे और वो लोग इतने गरीब थे कि उसके बाद उनकी जो आगे वो लोगों ने बच्चों को नहीं पढ़ाया बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, और वो गरीबी का जो आपका सार था वो चलता चला गया जनरेशन से जनरेशन। यानी कि यहाँ पर जो पॉवर्टी है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पॉवर्टी को पास ऑन हो गया, और लोग इतना ज़्यादा इस सिचुएशन में ट्रैप्ड रहेंगे कि उनको पता ही नहीं होगा कि वो पॉवर्टी से बाहर निकले कैसे। तो इनको कहते हैं जनरेशनल पॉवर्टी। यानी कि दे आर सो मच ट्रैप्ड इन दिस सिचुएशन दैट दे डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। दे आर कैरिंग द सेम थिंग टू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। लाइक अपनी गरीबी को लेकर ही वो चलते चले जा रहे हैं और अपने आप में कोई बदलाव लाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि बदलाव लाना कैसे है। समझ में आया? तो इसको कहते हैं जनरेशनल पॉवर्टी। जैसे कुछ लोगों को आप लोगों ने देखा होगा रूरल एरियाज में कि लाइक उसकी फैमिली गरीब है ना, तो आज तक उनकी फैमिली गरीब ही है। छोटे मोटे बिजनेस कर लेते हैं, जैसे तैसे अर्निंग होता है, फिर भी घर अच्छे से नहीं चलता है। वाई? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू, दे डोंट हैव करेज टू डू सम डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो इसी को कहते हैं जनरेशनल पॉवर्टी। आई बात समझ में? जनरेशनल पॉवर्टी क्या होता है एवरीवन? जनरेशनल पॉवर्टी सबको क्लियर है क्या होता है? और ऐसे ये कब होता है, ज़्यादातर ये सिचुएशन कब रेज होता है? जब दो जनरेशन से आपके घर में गरीबी ही हो, यानी पॉवर्टी ही हो। लाइक पहले आपके दादा दादी, फिर आपके मदर फादर, मतलब मैं आई एम नॉट सेइंग अबाउट यू ऑल, आई एम नॉर्मली सेइंग, टेकिंग इट एज एग्जाम्पल कि लाइक अगर किसी फैमिली में दो जनरेशन से गरीबी चली आ रही है, यानी दादा दादी गरीब, फिर माँ बाप गरीब, फिर उनके बच्चे। अब उनके बच्चे बदलाव लाना चाहें तो लाए, नहीं तो अदरवाइज वो फिर अपने बच्चों को भी वही पास ऑन करेंगे, क्या? गरीबी। आई बात समझ में? तो इट इज नोन एज जनरेशनल पॉवर्टी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रूरल पॉवर्टी। रूरल पॉवर्टी, रूरल पॉवर्टी, ठीक है। तो रूरल पॉवर्टी से पहले एक बात तो जान लो कि रूरल एरियाज बेसिकली कैसे एरियाज होते हैं। तो रूरल एरियाज वैसे हैं जहाँ लगभग 50,000 भी जनसंख्या या पॉपुलेशन नहीं होता है। छोटे छोटे अगर हम विलेजेस की बात करें तो इतने ऐसे भी विलेजेस हैं जहाँ 1000 भी नंबर नहीं है पॉपुलेशन का। ठीक है, सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट द रूरल एरियाज वेयर द पॉपुलेशन इज लेस दैन द 50,000, 50,000 से लोग कम रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे एरियाज़ में ना ही जॉब की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत ही कम सर्विसेज होते हैं, गिने चुने बैंक्स होते हैं जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, इस तरीके के छोटे मोटे बैंक्स होंगे, छोटा मोटा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा। ठीक है, ना ही ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर होगा, ना ही कोई सपोर्ट होगा डिसेबिलिटीज़ के लिए, ना ही कोई एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर होगा। तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ का सराउंडिंग ही एक ऐसा क्रिएट हो जाएगा कि द पीपल आर बिकम पुअर। ठीक है, सो रूरल पॉवर्टी रेट इज ग्रोइंग इवन मोर दैन द अर्बन एरियाज। मतलब अर्बन एरिया से अगर हम उसका रेट देखें ग्रोथ का तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है। ठीक है, और 1950s के बाद से तो अगर हम देखें, जब आज़ादी मिली उसके बाद तो मतलब इंडिया का मेजर पार्ट रूरल एरियाज़ में था। उसके बाद धीरे धीरे प्रोविजंस जो थे आपके स्टेट्स में कन्वर्ट हुए। इवन जो आपका बिहार है दैट ऑल्सो कम्स अंडर द बंगाल प्रोविजन अर्लियर। ठीक है,
तो यहाँ पर जो डिफरेंस है, मतलब जो ये आपका जो रूरल पॉवर्टी होता है ये क्यों रेज होता है, इसका रीज़न जो है ना, इसका रीज़न कोई सिंगल पर्सन नहीं है कि सिंगल पर्सन की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। इसका रीज़न है सराउंडिंग, क्योंकि जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ पर फैसिलिटीज़ ही नहीं है। जब फैसिलिटीज़ ही नहीं है और जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जिनका वहाँ ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, फैमिली है, दे डोंट वांट टू बेसिकली लीव दूस थिंग, राइट। एंड वो माइग्रेट भी नहीं कर पाते हैं, और अगर वो माइग्रेट भी करते हैं तो उनके हाथ में इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो कोई सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बन पाए। तो कहीं ना कहीं रूरल पॉवर्टी इज द रीजन। इसका क्या है, दैट इज द सराउंडिंग। एंड व्हाट काइंड ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग वेयर देयर इज अ लेस एजुकेशन फैसिलिटी, poor quality of education, less job opportunity, less service access. So because of this reason, जो सराउंडिंग में ये सारी चीज़ें होने की वजह से वहाँ के जो लोग हैं, मेजर पीपल, दे बिकम पुअर, ठीक है, या फिर वो गरीबी ही में रह जाते हैं। वहाँ का सिचुएशन ही ऐसा विशियस सर्किल टाइप एक सिचुएशन बन जाता है, वो लोग उसी में विशियस ट्रैप में फंसे रह जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं रूरल पॉवर्टी, यानी कि आपके वैसे एरियाज जो गांव और बेसिकली शहर से दूर है, रिमोट एरियाज, गांव वाले एरियाज, उनको हम कहते हैं रूरल पॉवर्टी। आई बात समझ में, रूरल पॉवर्टी क्या है? एवरीवन, रूरल पॉवर्टी क्लियर हो गया सबको? रूरल पॉवर्टी सबको क्लियर हो गया? यस मैम। चलिए, रूरल पॉवर्टी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अर्बन पॉवर्टी। तो अर्बन पॉवर्टी जस्ट रूरल पॉवर्टी से अलग मान लो, यहाँ पर पॉपुलेशन इज मोर देन 50,000, लेकिन अर्बन पुअर जो है उनको बेसिकली कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, जैसे लिमिटेड हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, इनएडिक्वेट हाउसिंग एंड सर्विसेज है, वायलेंट एंड अनहेल्दी इन्वायरमेंट है, कोई सोशल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में अर्बन पॉवर्टी कैन बी क्रिएटेड, जहाँ जिस लोगों के पास जॉब की कमी है बेसिकली कह सकते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी, रूरल पॉवर्टी, उसके अलावा एब्सोल्यूट पॉवर्टी, फिर रिलेटिव पॉवर्टी, सिचुएशनल पॉवर्टी, जनरेशनल पॉवर्टी। तो ये सारे आपके टाइप्स ऑफ पॉवर्टी हैं। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया है बेसिकली इसको दूर करने के लिए। इरेडिक्शन का मतलब होता है हटा देना, कम कर देना। सो व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स आर टेकन फॉर इरेडिक्टिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी को कम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। सो इससे पहले थोड़ा सा एक टर्म पढ़ लेते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन क्या होता है। तो बिलो पॉवर्टी लाइन क्या है बेसिकली, दैट इज़ अ बेंचमार्क, या फिर ये कह सकते हैं एक स्केल बना दिया गया है कि भाई उससे अगर कोई नीचे है पर्सन, इस पर्टिकुलर इनकम, एक बीपीएल का एक इनकम जैसे $2, इससे नीचे है तो बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से भी वो पर्सन नीचे है, इससे ऊपर यानी गरीबी रेखा से ऊपर। सो इट इज़ अ बेंचमार्क और इट इज़ अ पॉवर्टी लाइन, ठीक है। बिलो पॉवर्टी लाइन इज अ पॉवर्टी लाइन, इट इज इकोनॉमिक बेंचमार्क विच इज रिलेटेड विद द इनकम एंड इट इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट कैन हेल्प वन। ये क्या चीज़ के लिए हेल्पफुल है? इट इज़ हेल्पफुल फॉर आइडेंटिफाई द फाइनेंशियली वीकर पीपल, ठीक है, और हाउस होल्ड एंड हु नीड द बेसिकली हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की मदद और ज़रूरत किसको है, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन जो है एक सिचुएशन है जहाँ पर एक लाइन बना दिया गया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फिक्स कर दिया गया है, उससे नीचे जो लोग हैं उसको इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत है, गवर्नमेंट ये समझती है और उनकी मदद करती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पैरामीटर कह सकते हैं, एक पैरामीटर है, एक तरीका है इसको, और इसको जो पॉवर्टी लाइन जो है ये डिफाइन किया गया है दोबारा से 2011 में, किसके द्वारा? सुरेश तेंदुलकर कमेटी के द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया गया है और इससे डिटरमाइन किया गया है बेसिस ऑफ मंथली एक्सपेंसेस ऑन फूड। और यहाँ पर सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने आइडेंटिफाई किया है पॉवर्टी लाइन को, और किस किस बेसिस पे पॉवर्टी लाइन को मेज़र करने के लिए हम पैरामीटर सेट करेंगे उसके बारे में बात किया गया है कि बेसिस ऑफ मंथली एक्सपेंसेस कितना है, खाने में कितना जाना चाहिए पर्सन का, एजुकेशन में कितना जाना चाहिए, हेल्थ में कितना जाना चाहिए, ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी में कितना जाना चाहिए। तो ये एक तरीके से कैलकुलेशन किया एंड अकॉर्डिंग टू अ कमिटी, मतलब एक कमिटी के हिसाब से अ पर्सन हु इज़ स्पेंडिंग 33 रुपीज़ अ डे
इन अर्बन एरियाज, यानी 33 रुपया अगर वो, ये 2011 की बात हो रही है, ठीक है, 2011 में ये कमेटी आया था और उन्होंने ये बात बोला कि जो भी पर्सन अगर कोई अर्बन एरियाज में रहता है और वो एक दिन में 33 रुपये खर्च कर पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 33 रुपये खर्च कर पा रहा है, और रूरल एरियाज में सिर्फ और सिर्फ 27 रुपये खर्च कर पा रहा है, 27 रुपये से ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है, तो ऐसे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में आएंगे। यानी द पर्सन हु इज स्पेंडिंग इज up to 33 rupees, they consider under the below poverty line in urban areas. But in rural areas, if the person is spending on per day 27 rupees, up to 27 rupees, they consider under the below poverty line according to the rural areas. समझ में आई बात? तो that was basically defined by Suresh Tendulkar committee in 2011 for defining the parameter or for measuring the poverty. ठीक है, इस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया और उस हिसाब से पॉवर्टी का अमाउंट या इनकम अमाउंट पॉवर्टी लाइन में फिक्स किया गया। चलिए, ये तो हो गया थोड़ा सा स्टोरी पॉवर्टी के बारे में। अब कुछ टर्म्स पढ़ते हैं कि पॉवर्टी को हटाने के लिए व्हाट काइंड ऑफ स्कीम्स विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री बाय द गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, which was started by government for eradicating the poverty. The first one is the IRDP, Integrated Rural Development Program. तो Integrated Rural Development जो प्रोग्राम है, it was introduced in year 1978 to 79 में इसको लाया गया। और इसको कब यूनिवर्सलाइज्ड किया गया, यानी कब से इसको लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1980। अब इसका एम क्या था? व्हाट इज द एम ऑफ दिस प्रोग्राम? IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या एम था? तो इसका एम था बेसिकली प्रोवाइड करना सपोर्ट टू द रूरल पीपल, जो लोग गांव में रह रहे हैं, गरीब हैं, उन लोगों की हेल्प करना इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है? सबको पता है ना सब्सिडी क्या होता है? That is the amount which is given by government to support the family, support the business and all. तो सब्सिडी के थ्रू बेसिकली हेल्प करना गरीब लोगों का, एंड बैंक क्रेडिट फॉर द प्रोडक्टिव वर्क, यानी कि बैंक के द्वारा लोन प्रोवाइड करना ताकि वो लोग काम कर सके सक्सेसिव पीरियड में। यानी कि IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या एम था कि हम रूरल पीपल को सपोर्ट करेंगे बाय प्रोवाइडिंग देम द सब्सिडी दे करके, ठीक है, राशन कार्ड वगैरह भी बनवाया गया था। खैर, तो बेसिकली यहाँ पर हम सपोर्ट करेंगे, सब्सिडी देंगे, और दूसरा हम उनको बैंक क्रेडिट या बैंक लोन की फैसिलिटी देंगे ताकि वो अपना कोई बिजनेस शुरू कर सके, अपना कोई काम कर सके, या वो एग्रीकल्चर के लिए उसको यूज़ कर सके। तो ये था आपके इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एम। सेकंड क्या आया था? बेसिकली जवाहर रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, यानी JGSY, जवाहर रोजगार योजना / जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, दोनों सेम है। ये मतलब ये दो स्कीम था और ये दोनों आपके NREP में आ रहा था। मैंने आप लोग को एंटरप्रेन्योरशिप में करवाया था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में, ठीक है। और एक और था रूरल लैंडलेस गारंटी एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ये दोनों को मर्ज कर दिया गया था 1989 में अंडर द जवाहर रोजगार योजना के अंडर में। इन दोनों को, NREP को और RLEGP को, दोनों को मर्ज कर दिया गया। पर्पस क्या था इसका? ये प्रोग्राम जो आया आपका JGY और JGSY, इसका क्या बेसिकली पर्पस था? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? टू जनरेट द गुड वर्क प्रोस्पेक्ट्स फॉर अनएम्प्लॉयड इन द रूरल एरियाज फॉर क्रिएटिंग इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी एंड सोशल एसेट। यानी कि जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं गांव में, वो लोग अपना बिजनेस शुरू कर सके बेटर तरीके से, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मिले, उसके लिए ये बेसिकली योजनाएं आई। और 1999 में फिर ये योजना जो था आपका, जो जवाहर रोजगार योजना था, वो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में कन्वर्ट हो गया 1999 में। और इसका मेन काम क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम एंड एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रोग्राम क्या था? फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये आया था आपका 2000 में, ठीक है। सो इन द ईयर 2000 द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज स्टार्टेड, ठीक है। और इसका स्टार्ट करने का रीज़न क्या था? ये कहाँ स्टार्ट हुआ?
सो इट वॉज स्टार्टेड इन द ड्राउट प्रोन एरियाज। ड्राउट प्रोन यानी जहाँ पर सूखा बहुत ज़्यादा पड़ता है, वहाँ पर इस प्रोग्राम को लाया गया। फूड फॉर वर्क जो आपका प्रोग्राम था, इसको स्टार्ट किया गया था ड्राउट इफेक्टेड एरियाज जो था, जैसे महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उड़ीसा में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तरांचल जो अभी आपका उत्तराखंड है, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ में। तो ये सारे एरियाज में इनको शुरू किया गया, जो ड्राउट प्रोन और ड्राउट इफेक्टेड एरियाज थे। और इनका मेन एम क्या था कि हम वेज एम्प्लॉयमेंट देंगे, यानी कि आपको हम काम देंगे, आप जॉब कीजिए, वेज कमाइए, डेली का जो सैलरी मिलता है, डेली का जो पैसा मिलता है उसको कहते हैं वेजेस, ठीक है। तो वेज कमाइए और इस तरीके से फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज कीजिए, यानी आपको खाने के लिए काम दिया जाएगा, यानी कि आप पैसा रेज कर सके। उसके अलावा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना भी आया, SGRY, इसको 2001 में लाया गया था, ठीक है। और ये मिक्सचर है आपका वही आपका JGSY जो आपका था, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना वगैरह, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये सबको मिला दिया गया, इंटीग्रेटेड बना दिया गया। और बाद में आया संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसका भी वही एम था कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ खाना नहीं चाहिए, खाना के साथ साथ एक प्रॉपर बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन मिलना चाहिए बच्चों को, औरतों को और लोगों को। तो इसी के लिए ये प्रोग्राम को लाया गया। और यहाँ पर फूड प्रोविज़न, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक क्रेडिट, सारी की सारी फैसिलिटीज़ देने की बात की गई। उसके अलावा और क्या आपकी योजनाएं आए, तो आपका आया रूरल हाउसिंग, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में यहाँ पर बेसिकली एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था ये, जिसको क्रिएट किया गया कि इंडियन रूरल पुअर पीपल जो हैं उनको घर की फैसिलिटी, हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। ये सेम स्कीम को दोबारा से 2015 में फिर से लागू कर दिया गया। और बिलो पॉवर्टी लाइन की जो पॉपुलेशन था उसके लिए वो लॉन्च किया गया था। अर्लियर इट वाज लॉन्च अंडर द PM राजीव गांधी, और अभी इसका नाम हो गया इंदिरा आवास योजना। तो ये इसको एक घर देने के लिए, उन लोगों के लिए जो बेघर हैं, जिनका घर नहीं है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको घर देने की ये बेसिकली स्कीम और प्रोग्राम शुरू की गई। उसके अलावा आपका NOAPS भी आया। NOAPS क्या है? नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। इसको लाया गया 1995 में, और इसका प्रोविज़न था जो लोग बूढ़े हैं, यानी ओल्ड पीपल के लिए, जिनका एज अबव 60 ईयर्स है, यानी 60 साल से ऊपर हैं, और जिनके पास लाइवलीहुड के लिए कुछ भी उनके पास फैसिलिटी नहीं है, हु डज नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, इज़ मेन एम ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी कि ऐसे लोग जिनके ना फैमिली मेम्बर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही उनके पास रहने के लिए है, ना खाने के लिए है, तो ऐसे लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था ये प्रोग्राम को, कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के द्वारा इनको पेंशन मिलेगा। आई बात समझ में? तो ये NOAPS स्कीम था, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। इसको लाया गया था 1995 में। उसके अलावा आपके और भी एक स्कीम था, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, जिसको स्पॉन्सर किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और ये रूरल एरियाज़ में इसको लाया गया था, ठीक है। इसमें क्या था कि यहाँ पर कुछ सर्टेन अमाउंट दिया जाता था फैमिली के हेड को, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ अ प्राइमरी ब्रेड विनर। यानी कि ये जो नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम जो था, इसको लाने का रीज़न ये था कि अगर किसी के फैमिली में जो कमाने वाला पर्सन है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो घर में जो भी पर्सन सबसे बड़ा है, यानी मान लीजिए कि फैमिली में 4 लोग थे, हस्बैंड, वाइफ, बच्चा एंड उसकी मदर, अगर किसी की मतलब बेटे या सन की अगर डेथ हो जाती है और सिर्फ वही एक ब्रेड विनर या ब्रेड अर्नर था घर के लिए, तो ऐसे केस में उसकी मदर को जो है वो पैसा मिलेगा ताकि वो घर चला सके। तो ये कुछ स्कीम्स थी, पॉवर्टी को रिड्यूस करने का तरीका था, बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम को लाया गया था। यहाँ तक में किसी को भी कोई डाउट है? Anyone have any doubt? Anyone have any doubt? किसी को कोई डाउट? एब्सोल्यूट पॉवर्टी बेटा वो सिचुएशन है जिसको हम एक्सट्रीम पॉवर्टी कहते हैं, जैसे कि उस पर्सन के पास ना बेसिक से बेसिक, एक्सट्रीम बेसिक चीज़ें भी नहीं है,
वहाँ पर वो सरवाइव करना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा है, उसके पास खाना नहीं है, बेटर घर नहीं है उसके पास, एजुकेशन नहीं है, क्लीन वाटर की फैसिलिटी नहीं है, बच्चों की एक्सेसिव डेथ हो रही है क्रोनिक डिजीज़, मलेरिया, ये सारी डिजीज़ से। तो ये चीज़, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। क्लियर हो गया देवराज? देवराज क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं, इलिटरेसी। इलिटरेसी क्या होता है? तो आई गेस सब लोगों को पता होगा, इलिटरेसी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ नॉट नोइंग हाउ टू राइट एंड रीड, यानी कि किस तरीके से हमें लिखना है, किस तरीके से हमें पढ़ना है। एक स्टेट जहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट का भी नॉलेज ना हो, कुछ लिखना पढ़ना ना आता हो, तो ऐसे केस को हम कहते हैं इलिटरेसी। ठीक है, अब इलिटरेसी की अगर हम बात करें तो किस तरीके से इलिटरेसी को हमारी कंट्री में हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन खैर उससे पहले मैं तुम लोग को कुछ बताना चाहूँगी कि हमारे इंडिया अभी है, हम लोग के यहाँ कितना बिहार में लिटरेसी रेट है, तो डैट इज़ 61.8%। ठीक है, 61.8% लिटरेसी रेट है। और सबसे ज़्यादा अगर लिटरेसी कहीं है तो डैट इज़ इन केरला, डैट इज़ 94%। उसके बाद है मिजोरम वेयर 91% लिटरेसी रेट इज़ देयर। इवन इन द त्रिपुरा देयर इज़ अराउंड 89% लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी की बात अगर हम करें तो पढ़े लिखे साक्षर लोगों को हम लिटरेट कहते हैं। तो हम किस तरीके से इलिटरेसी को इराडिक्ट कर सकते हैं, हाउ वी कैन रिजुविनेट द एजुकेशन इन आवर कंट्री। So illiteracy is the most dangerous part for development of any country. It result in the significant issues such as unemployment है, population burst है, poverty है। तो ये सारी रीज़न कहीं ना कहीं illiteracy से रेज हो सकता है। इलिटरेसी जो है वो हमारी कंट्री में आज से नहीं है, बल्कि इंडिपेंडेंस से पहले से है, और इंडिपेंडेंस के बाद भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे, काफ़ी नंबर्स ऑफ पीपल जो थे इलिटरेट थे। ठीक है, लेकिन स्लोली जो है वो इराडिक्शन हो रहा है इलिटरेसी का, लोग लिटरेट बन रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा लिटरेसी कम कहाँ है, तो वो 3 स्टेट में बहुत ज़्यादा लिटरेसी जो है वो कम है। द फर्स्ट वन इज़ झारखंड, बिहार एंड अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड यूपी। ये 4-5 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर अभी भी इलिटरेसी काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर हम बात करें यूनेस्को की, अगर हम यूनेस्को की बात करें तो उन्होंने लिटरेसी को कैसे डिफ़ाइन किया है वो सुनते हैं कि यूनेस्को हैज़ डिफाइंड द लिटरेसी एज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, इंटरप्रेट यानी कन्वर्ट करना, इंटरप्रेट, अंडरस्टैंड यानी कॉम्प्रीहेंशन, कैसे आप समझते हो चीज़ों को, अंडरस्टैंड, क्रिएट, कम्युनिकेट एंड कंप्यूट यूजिंग प्रिंटेड और रिटन मटेरियल एसोसिएटेड विथ वेरिंग कंटेक्स्ट। ठीक है, लिटरेसी इन्वॉल्व करता है एक कॉन्टिनम ऑफ लर्निंग, जहाँ पर लोग हैं उनके पास गोल होता है, नॉलेज होता है, पोटेंशियल होता है टू पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी एंड सोसाइटी। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं लिटरेट। क्या क्या रीज़न है, कॉज क्या है इलिटरेसी का इंडिया में, और गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें लेकर आया है इराडिक्ट करने की इलिटरेसी, तो उसकी बात करेंगे। तो कॉजेज़ ऑफ इलिटरेसी क्या है, इंडिया में इलिटरेसी क्यों हाई है? तो सबसे पहला इसका रीज़न जो है, फर्स्ट रीज़न जो है, बिगेस्ट इलिटरेसी जो है वो पहला है, तो रीज़न है इसका पोवर्टी। एक्सट्रीम पोवर्टी इज़ द बेसिकली पोवर्टी सबसे मेजर कॉज है। अगर हम बात करें, आप लोग को मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ड्रॉप कर जाते हैं स्कूल कॉलेजेस। क्यों? उसका रीज़न होता है गरीबी। घर में इतनी गरीबी होती है कि खाने के लिए दे जस्ट थिंकिंग डैट पढ़ने से बेटर है कि मैं कुछ अर्न करूँ, कुछ कमाऊँ। ठीक है, तो इसी की वजह से चाइल्ड लेबर भी बहुत एक्सट्रीम पेस में बढ़ चुका है। लेकिन अगर हम बताएं इलिटरेसी का, तो सबसे बड़ा रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी इसका रीज़न है। उसके अलावा पीपल जो हैं उनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता है, पोवर्टी बहुत बड़ा एक रीज़न है। ये सब की वजह से कहीं ना कहीं लोग आज भी ड्रॉप आउट रेट काफ़ी हाई हो चुका है, लोगों के लिए प्रायोरिटी नहीं रहा है लिटरेसी। तो इस वजह से इलिटरेसी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। इतना गरीबी होता है कि द पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड द स्कूल फीस। अब स्कूल फीस अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे? ठीक है, अब नेशनल प्रायोरिटी बन चुका है, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कुछ गवर्नमेंट लेकर आई है चीज़ें,
जैसे एजुकेशन फॉर अ ग्रुप ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि वैसे लोग माइनॉरिटीज़ के लिए एजुकेशन, जो भी सोसाइटी माइनॉरिटीज़ में आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है कि उनको पढ़ना लिखना ज़रूरी है। एजुकेशन फॉर अ ग्रुप ऑफ माइनॉरिटी। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो आर्टिकल 41, 45 और 46 कहता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि हर एक सिटीजन जो है उसको फ्री एजुकेशन मिलना उनका धर्म है, उनका हक है। ठीक है, तो बेसिकली फ्री एजुकेशन सिस्टम भी है हमारे कंट्री में। उसके अलावा इक्वालिटी फॉर अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी सबको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, चाहे वो कैसे भी बैकग्राउंड से हो, कैसा भी फैमिली से हो, स्कॉलरशिप की फैसिलिटीज़ मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वे में भी बहुत जगह पे एजुकेशन को फ्री, कंपलसरी, स्कॉलरशिप और प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई है। उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखते हैं हम क्या है वो। 2-3 चीज़ें और भी हैं जो बेसिकली प्रोवाइड किया गया है। लिखिए इसको। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर कोई इलिटरेट है कोई स्टेट तो डैट इज़ बिहार। सबसे कम बिहार में लिटरेसी रेट है, डैट इज़ 61.80%। अरुणाचल में है 65.38%, आंध्र में है 67.02%, दिल्ली में है 86.21%, गोवा में है 88%, केरला में 94%, लक्षद्वीप में 91.85%, मिज़ोरम में 91.33%। ठीक है, सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट द मेजर प्लेस जहाँ पर कम, सबसे ज़्यादा कम है तो दैट इज़ तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, ये सब जगह पे अभी भी लिटरेसी रेट कम है। चलिए, राजस्थान में भी है, लगभग 60s में बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कम अगर है तो दैट इज़ इन बिहार। चलिए, अगर हम बात करें गवर्नमेंट के स्टेप्स की जो इलिटरेसी के लिए लिया गया, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स विच इज़ टेकन फॉर इरेडिक्शन ऑफ इलिटरेसी, तो प्राइमरी एजुकेशन हर जगह पे कंपलसरी करवा दिया गया। प्राइमरी एजुकेशन 14 ईयर्स से कम वाले एज वाले बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ साथ में उनको मिड डे मील भी मिल रहा है। मिड डे मील स्कीम भी जो है वो लॉन्च किया गया ताकि ड्रॉप आउट रेट जो है वो कम हो जाए। उसके अलावा अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स बहुत जगह पे स्टार्ट किया गया सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो गवर्नमेंट ने बेसिकली इरेडिक्ट करने के लिए, किस चीज़ को, आपके इलिटरेसी को इरेडिक्ट करने के लिए यूज़ किया। अच्छा, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। किसी को कुछ पूछना है पॉवर्टी से रिलेटेड, इलिटरेसी से रिलेटेड, सबको सारे कंसेप्ट समझ में आए? जितने भी पॉइंट्स करवाया सबको क्लियर हो गया? एवरीवन? यस नीरज? मैम, पॉवर्टी कभी भी, पॉवर्टी कैन नॉट बी एवर एलिमिनेटेड बट वी कैन इरेडिक्ट इट, वी कैन रिड्यूस इट, समझ रहे हो? लेकिन गरीबी एक विशियस साइकिल है। विशियस साइकिल ऐसा साइकिल है जिसमें कोई ना कोई लोग जो है वो फंसे ही रहेंगे हमेशा, बट वी कैन रिड्यूस इट, हम उसको कम कर सकते हैं। पहले 45 या 50% से ज़्यादा लोग जो थे पॉवर्टी लाइन से बिलो थे आपके टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद धीरे 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 करते करते लगभग 20-21% आपका कोविड से पहले था, लेकिन स्टिल नाउ फिर से वो सिचुएशन आ गया, क्योंकि ये जो आपका पॉवर्टी होता है वो सिचुएशनल बेसिस पे भी तो होता है ना। आपके किसी इवेंट पे, नेचुरल डिजास्टर पे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अचानक से बिल्कुल गरीब बन जाते हैं, है ना। सो दैट इज समथिंग विच कैन नेवर बी रिड्यूस, कैन नेवर बी एलिमिनेट और 100% रिमूव फ्रॉम द सोसाइटी, बट वी कैन इरेडिक्ट, वी कैन मिनिमाइज इट। क्लियर हो गई बात नीरज? यस मैम। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। किसी को कुछ पूछना है? एनीवन हैव एनी डाउट? Okay, see you all in the next class.